जी हाँ, यदि आपने भी एमपी ग्रुप 4 एग्जाम 2023 का फॉर्म फिल किया है तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि ऐसी वो कौन सी क्वालिटीज हैं जिनको ध्यान में रखते हुए हम हमारे एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सकते हैं। और ये चीजें मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूं दोस्त। इससे पहले अभी हाल ही में जो पटवारी ग्रुप 2 और टीओ जैसे जो एग्जाम्स हुए हैं उनमें क्या सावधानी बच्चों ने बरती थी जिससे उनका स्कोर ज्यादा हो पाया, और उन्होंने ऐसी कौन सी गलतियां कर दी थी जिनसे उनका स्कोर गिर गया है। तो आप भी उस प्रकार की गलतियां ना करो, तो इसलिए मैंने एक वीडियो बनाने का सोचा है और आप लोगों के सामने ये वीडियो रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, आपको हर एक चीज क्लियर होने वाली है कि कैसे क्या तैयारी करनी है। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर किसी एग्जाम को आपको क्वालिफाई करना है और किसी एग्जाम की आपको तैयारी करनी है तो सबसे पहले वहां फैक्टर आता है, वो है सिलेबस का। सबसे पहले सिलेबस आता है। आपको सिलेबस को ग्रुप 4 की जो रूल बुक है उसके अंदर सिलेबस दिया हुआ है, आपको सिलेबस का प्रिंट आउट निकाल के आप जहां पढ़ाई करते हैं वहां आपको जरूर चिपका लेना है। क्योंकि विदाउट सिलेबस आप देखिएगा, आप किसी भी डायरेक्शन में जाते हैं, आप कहीं भी आपका गोल होता है तो आपका रास्ता बड़ा क्लियर होना चाहिए कि किस रास्ते से आपको जाना है और किस तरीके से आपको वहां चलना है, क्या दौड़ के जाना है या फिर पैदल चलना है। तो ये चीज आपके दिमाग के अंदर क्लियर होना चाहिए और किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए यही काम आपका सिलेबस करता है। अगर आपके सामने सिलेबस है तो आप आसानी से पर डे उसी रास्ते पर चलेंगे, वही चीजें पढ़ेंगे जो कि आपको पढ़ने योग्य हैं। और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मेरे दोस्त सबसे बहुत जरूरी जो बात होती है वो ये होती है कि क्या नहीं पढ़ना है। पढ़ने लायक बहुत सी चीजें होती हैं, क्या वहां छोड़कर चलना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और ये चीज आपको रियलाइज कराती है, वो है आपका सिलेबस। तो आपको पता है 6 सब्जेक्ट हैं, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीके, कंप्यूटर, है ना जी। ये इस प्रकार से 6 सब्जेक्ट्स आपके एग्जाम के अंदर अवेलेबल है। सबको पता है कि 6 सब्जेक्ट वो कौन से हैं। चलेगा, ये सब्जेक्ट के बारे में, सिलेबस के बारे में हर एक बच्चे को पता है। अब वो ऐसी कौन सी चीजें हैं जिन पर हमें फोकस करना है ताकि हम अपने एग्जाम के अंदर ज्यादा से ज्यादा मार्क्स को गेन कर सके। तो हम पहले कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन बात करेंगे, देन इसके बाद हम वो बातें करेंगे जो कि ग्रुप 2 और पटवारी और टीओ वाले एग्जाम के अंदर बच्चों ने की थी, सावधानी बरती थी, जिससे कि उनका एग्जाम में अच्छे खासे मार्क्स आए हैं। सबसे पहले हम बातें कर लेते हैं कि वो स्ट्रेटेजी के अंदर आपका क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए। सबसे पहले आपका कोर्स, वो सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको डिसाइड होगा कोर्स क्या है। और हमारे पास लगभग 3 से 4 महीने अभी अवेलेबल है ग्रुप 4 वाले एग्जाम के लिए, और इतने महीने आपके एग्जाम के लिए बहुत ही सफिशिएंट होते हैं, बहुत ही पर्याप्त होते हैं किसी एक एग्जाम की को टारगेट करने के लिए। तो देखिएगा, यहां जितने बच्चे जो हैं जिन्होंने ग्रुप 4 का एग्जाम फॉर्म फिल किया है, ज्यादातर 98% ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने पटवारी का एग्जाम भी दिया है। और अगर आपने पटवारी का एग्जाम दिया है तो शायद आपने पटवारी की तैयारी तो की ही होगी, जिसमें से 90% प्रिपरेशन दोस्त आपकी पटवारी वाले एग्जाम में, ग्रुप 4 वाले एग्जाम की हो गई होगी। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपको कोर्स को कंप्लीट नहीं करना है। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको भाई वो जो सिलेबस है उसे नहीं पढ़ना है कि हमने पहले पढ़ लिया तो उससे काम चल जाएगा। भाई एक्चुअली बात सिंपल सी है, पटवारी का एग्जाम ग्रेजुएट था और ये एग्जाम 12th प्लस है। तो इस एग्जाम के अंदर डिफरेंस होने वाला है और इसका ये मतलब नहीं, बिल्कुल भी नहीं है कि ये एग्जाम सिंपल होगा। पटवारी वाले एग्जाम ने व्यापम का लेवल डिसाइड कर दिया है कि लेवल क्या होने वाला है एग्जाम्स का। तो आप सिंपल तो बिल्कुल भी मत लेके चलेगा, आप मॉडरेट तो बिल्कुल भी मत लेके चलेगा, आपको अपने एग्जाम को डिफिकल्ट ही लेके चलना है। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग सबसे पहले आपको अपना कोर्स कंप्लीट करना है। 90% बच्चे ऐसे होंगे जो कोर्स कंप्लीट कर चुके होंगे, फिर भी मैं रिकमेंड करूंगा कि वो भी एक बार कोर्स को कंप्लीट करेगा। और यहां एक मैं नोट आपको लगाने वाला हूं, एक सावधानी आपको देने वाला हूं। बात यह है कि आप किसी टारगेट जो बैचेस चलते हैं उन टारगेट बैचेस को मेरे दोस्त सोच समझ के जरूर ज्वाइन करिएगा, क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनकी टारगेट बैच के अंदर क्या हुआ, पटवारी के अंदर एग्जाम में मार्क्स ना आने का सबसे बड़ा फैक्टर यह था कि किसी टारगेट बैच के अंदर 6 टीचर्स पढ़ा रहे हैं, उसमें से 2 टीचर ऐसे हैं जो कि बेहतर पढ़ा रहे हैं, लेकिन इसमें से 4 टीचर ऐसे हैं जो बेहतर नहीं पढ़ा रहे हैं।
तो बात सिंपल सी ये है मेरे बच्चा कि जैसे कि यहाँ 6 सब्जेक्ट है, तो 6 सब्जेक्ट के आप अलग अलग कोर्सेज ज्वाइन करिए। हाँ देखो खर्चा होगा मानता हूं, लेकिन भाई खर्चा करना ही पड़ेगा। बिना खर्च किए, देखो बिना पे किए क्वालिटी नहीं मिलती है। अगर आपको क्वालिटी बेहतर चाहिए तो आपको ज्यादा पे करना ही होता है। आप अपने रियल लाइफ में एग्जांपल ले लीजिएगा। अगर आपको बेहतर क्वालिटी के कपड़े चाहिए तो आपको ज्यादा पैसा देना ही पड़ेगा। अगर आपको बेहतर क्वालिटी की रोजमर्रा की चीजें चाहिए तो आपको ज्यादा पैसा देना ही पड़ेगा। तो भाई उन बहकावे में मत आइएगा। 999, 499, 199 आपका पूरा कंप्लीट सिलेबस जी नहीं। आप एक स्पेशल सब्जेक्ट का स्पेशलिस्ट कोर्स ज्वाइन करिए, भले आपको थोड़ा ज्यादा पे करना पड़े। जैसे कि कंप्यूटर का खुद का कोर्स ज्वाइन करिएगा, जो कि उसी के लिए एक, जैसे कि सपोज कि हम हैं तो हम कंप्यूटर के लिए स्पेशली है। क्या हम नहीं कर सकते सारे एग्जाम्स की प्रिपेयर, सारे सब्जेक्ट को प्रिपेयर? जी नहीं, लेकिन हम हमारे सब्जेक्ट पर स्पेशली अड़े हुए हैं। ऐसे ही मैथ का देखिएगा, जीके का देखिएगा। ऐसा नहीं है कि जीके वाला ही आपको कंप्यूटर पढ़ा रहा है, कंप्यूटर वाले से ही आप जीके पढ़ रहे हैं। तो ये बात ध्यान रखिएगा इस कोर्स के अंदर। और जो भी आप स्पेशलिस्ट टीचर से, एक उस सब्जेक्ट के पर्टिकुलर स्पेशलिस्ट टीचर से पढ़ेंगे, वो आपको बेहतर ही पढ़ाएगा, चाहे वो कोई भी हो, या मैं हूं या कोई और हो। इसके बाद कोर्स कंप्लीट करने के बाद में आपको फोकस करना है रिवीजन पर। दोस्त आपको पता होगा कि एक बार बुक पढ़ने का मतलब है कि ना पढ़ना। तो 2 बार बुक पढ़ते हैं तो हमें चीजें थोड़ा बहुत समझ में आती हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप 2 से 3 बार कोर्स को रिवीजन जरूर करिए, और रिवीजन साथ साथ में आपको प्रैक्टिस करनी ही है मेरे दोस्त। प्रैक्टिस मेक योर बेटर। अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपका कोर्स और रिवीजन का कोई मतलब नहीं रहेगा। कुछ बच्चे ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं, नहीं यार हमने तो कोर्स बहुत ही बेहतर तरीके से कवर कर लिया है, रिवीजन बहुत तरीके से कर लिया है, अब प्रैक्टिस की क्या जरूरत है, जो आएगा तो हम तो छक्का मार ही देंगे। तो ये आप गलत है। आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए। अगर आपको हमारे यहां से टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। कोर्स ज्वाइन करना है, लिंक अवेलेबल है, चाहो तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस आपको करना ही करना है। अब हम उस टारगेट पर आ गए हैं जो कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में आपको बताया था कि पटवारी, टीओ और ग्रुप 2 के जो एग्जाम के अंदर बच्चों ने जो कमियां छोड़ दी थी तो वो क्या थी, वो सावधानियां क्या थी। एक तो सावधानी मैंने जो बता दी है वो ये है कि टारगेट बैच ज्वाइन करने से बेहतर है कि आप सिलेबस अलग अलग स्पेशलिस्ट टीचर्स के सिलेबस को ज्वाइन करिएगा जी, है ना। ये चीज तो आप थोड़ा सा याद रखना। ये एक बहुत बड़ी सावधानी थी। चाहे आप अदर वे में ले लीजिएगा, चाहे सही वे में ले लीजिएगा, बट ये बहुत ही बेहतर आपको लेसन था जो समझना चाहिए। तो यहां पर सम रीजंस ड्यू टू योर एग्जाम इज नॉट क्वालिफाइड, मतलब कुछ ऐसे रीजंस हैं जिनकी वजह से आपको पता भी नहीं चलता है कि हाँ ये कमियां हमारे अंदर थी और हम इन कमी के वजह से हमारा सिलेक्शन रुक गया। यार आप बोलेंगे कि सर ओवर कॉन्फिडेंस कौन करता है, को किसके अंदर होता है ना। हमें तो डर लगता है एग्जाम देते समय, तो सर आपको पता भी नहीं होता है कि आपके अंदर एक ओवर कॉन्फिडेंस होता है। वो कौन सी बात, जब आप बार बार किसी कोर्स को कंप्लीट करते हैं और रिवीजन करते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि भाई प्रैक्टिस की जरूरत ही नहीं है, मेरे को तो हर टॉपिक बेहतर तरीके से याद है, मैं तो हर टॉपिक की क्वेश्चंस, हर टॉपिक मेरे दिमाग के अंदर यहां बैठा हुआ है, तो मेरे को प्रैक्टिस की क्या जरूरत, मैं तो बार बार रिवीजन करूं और रिवीजन करके और अच्छा याद कर लूं। तो दोस्त होता क्या है कि जो टॉपिक आप याद करते हैं, जो टॉपिक आपके दिमाग के अंदर होता है, जरूरी नहीं है कि वहां से क्वेश्चन आ जाए। और जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप क्या होते हैं, किसी क्वेश्चन को डील करना सीख जाते हैं। जैसे कि एक सिंपल सा एग्जांपल दे दूं कि अगर आप घर पर बैठे बैठे बुक से पढ़ रहे हैं, किसी बंदे से आप कनेक्ट नहीं हो रहे हैं, तो आप कभी भी बाहर जाकर किसी नए बंदे से जोड़ेंगे तो आपके अंदर लो कॉन्फिडेंस फील होगा। और अगर भले आपको कोई नॉलेज नहीं है, कम्युनिकेशन का कोई भी नॉलेज नहीं है, तब भी आप बार बार नए बंदों से जुड़ेंगे तो क्या होगा, आपका खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। फिर कभी भी आप किसी नए बंदे से सामने आएंगे तो आप उसके सामने बेहतर तरीके से कम्युनिकेट कर पाएंगे। ऐसा ही होता है एक्चुअली एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस का। जब आप प्रैक्टिस करते हैं, जब आप बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो आप नए नए क्वेश्चन से रूबरू होते हैं और उन नए क्वेश्चन को डील करना आपकी फितरत होती है, आपके कॉन्शियस माइंड के अंदर वो बैठा होता है। और बच्चों जब अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो नए नए क्वेश्चन से आपके कॉन्शियस माइंड में एक डर बैठता है कि भाई ये मेरे को नहीं आ रहा, ये मेरे को नहीं आ रहा, ये नहीं मेरे को नहीं आ रहा। और जब बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो आप इन चीजों को पर डे फील करते हैं, पर डे इनसे रूबरू होते हैं, तो ये चीज आपके अंदर से निकल जाती है। तो ये ओवर कॉन्फिडेंस वाली चीज जरूर याद रखिएगा।
कंसेप्चुअल क्लियरिटी आपके दिमाग के अंदर बिल्कुल बेहतर होना चाहिए। आपके दिमाग में देखो जी, कोई भी काम करने से पहले आपके माइंड के अंदर क्लियरिटी होना ही चाहिए। आप लोगों ने नोटिस करा होगा कि आप एक कंसिस्टेंसी से, रेगुलरिटी से मेहनत नहीं कर पाते हैं किसी भी एक एग्जाम के लिए, जबकि एग्जाम आपके सामने रखा हुआ है, जबकि एग्जाम आपका होने जा रहा है। उसका सबसे बड़ा रीजन ये होता है कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी, यानी आपके दिमाग के अंदर, आपके कॉन्शियस माइंड के अंदर एक पर्टिकुलर क्लियरिटी होती नहीं है कि हमें करना क्या है। जैसे कि आपको आलस आना, एंजाइटी होना, ऐसा लगना नहीं ठीक है यार बाद में कर लेंगे, ये किस लिए होता है? क्योंकि आपके दिमाग के अंदर गोल सेट नहीं होता है, आपके दिमाग के अंदर क्लियरिटी सेट नहीं होती है कि हाँ आपको इसी पोस्ट को चूज करना है। जी हाँ, आपके जस्ट सामने ग्रुप 4 एग्जाम है, आप जी जान से अपने दिमाग के अंदर देखो जी, ये कोई मेहनत, ये किसी के बोलने से दिमाग के अंदर क्लियरिटी नहीं होती है, ये किसी के कहने से, किसी के ठोकने पीटने से क्लियरिटी नहीं होती है, ये आपको खुद को डिसाइड करना होगा। हाँ, इसमें मैं आपकी हेल्प कर देता हूं। आप पेन पेपर लेकर बैठिएगा, एकांत में बैठिएगा और आपके जितने ऑप्शंस हैं उन्हें लिखिएगा कि आप क्या क्या अपनी जिंदगी में करना चाहते हैं, और फिर उसमें से किसी एक ऑप्शन को चूज करिएगा। मेरे हिसाब से आपके सामने ग्रुप 4 ही एग्जाम होगा, क्योंकि इसके बाद कोई एग्जाम, ज्यादा बड़ा एग्जाम है नहीं। हाँ, ये बात और ध्यान रख के इसको क्लियरिटी लाइएगा कि ये ग्रुप 4 एग्जाम लास्ट है, इसके बाद कभी ग्रुप 4 एग्जाम नहीं होगा, क्योंकि ग्रुप 4 वाली वैकेंसियां आउटसोर्स से भरी जाने वाली है। देखिएगा, टाइम बाउंडेड। टाइम बाउंडेड का मीनिंग सिंपल सा है कि जैसे कि मैंने अभी हाल ही में 3 चीजें आपको बताई थी कि कोर्स, रिवीजन और प्रैक्टिस, तो इनके लिए आप टाइम ड्यूरेशन जरूर बाउंड करिए। कोर्स के लिए कुछ टाइम अलग डिवाइड, जैसे सपोज आपके पास 3 से 4 महीने हैं, तो उसमें से सपोज 90 डेज है आपके पास या 100 डेज है, उन 100 डेज में से डिवाइड करिए, इतने डेज जो है वो कोर्स के लिए होंगे, इतने डेज रिवीजन के लिए होंगे और उतने डेज प्रैक्टिस के लिए होंगे। और हाँ, एक बात याद रखिएगा कि ज्यादा डेज आपके प्रैक्टिस के लिए होने ही चाहिए। न्यू क्वेश्चंस का मीनिंग क्या है वो ओवर कॉन्फिडेंस के अंदर मैंने आपको बता चुका हूं। जब आप नए नए क्वेश्चन से इंटरेक्ट होते हैं तो आप उनसे रूबरू होते हैं, और फिर एग्जाम्स के अंदर आपको नए क्वेश्चंस मिलते हैं तो आप आसानी से उनको डील कर लेते हैं। ये कुछ कारण थे जिनसे आपके एग्जाम क्वालिफाई नहीं होते हैं, ये कुछ कारण थे जो कि आपको आपके एग्जाम के रिजल्ट के अंदर पीछे आपको ढकेल देते हैं। जी हां, यदि वीडियो अच्छा लगा है मेरे दोस्तों, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और क्या आपकी राय है इस ग्रुप 4 वाले एग्जाम से रिलेटेड और किस प्रकार की वीडियो आपको चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर, कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। मिलता है आपका भाई इसी प्रकार की नॉलेजेबल वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।